सेकुलरिज्म का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलरिज्म पार्टी नहीं है, एक राइट विंग पार्टी है और वो अपने मोटिव को लेके हमेशा चलती रही है, चाहे वो यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो। आरएसएस संगठन के द्वारा वो एक पार्टी चलाई गई, उसी के अंदर अजीत दादा रह के सरकार में शामिल होके ये नहीं कह सकते कि मैं सेकुलर हूँ। आप सिर्फ इस्लाम के लिए बोलना, अगर आप सेकुलर है तो इस महाराष्ट्र स्टेट के आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, बोलिए ना आप वो नाटे को, नीतीश राणे को, कि आप ये बयान बंद करें, आप मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के मारेंगे, ये कोई बयान है? तो ये सेकुलरिज्म कब का चला जाता है अजीत दादा? प्लीज सुमैया से चैलेंज करता हूँ कि आप में दम हो तो आप डोंगरी अभी न्यू ईयर में आके उतरवाइए। राज ठाकरे में अगर दम हो तो वो डोंगरी पे आके स्पीकर उतारे। हम लोग पूरी तरह से तैयार है, अलायंस में इलेक्शन हो या अलायंस में नहीं हो, हम लोग पूरी तरह से ताकत से लड़ेंगे इलेक्शन, चाहे 227 231 सीटों पे लड़ना हो, चाहे अलायंस में जितनी सीट हमें मिलेगी, चाहे जो भी पवार साहब का फैसला रहेगा, हम पूरी तरह से तैयार है। और इंशाल्लाह ये बार मेयर बिना एनसीपी एसपी के नहीं बनेगा और महाविकास आघाड़ी का मेयर बनेगा इंशाल्लाह। वार्ड नंबर 223 में क्या क्या विजन है काम करने के लिए आपके पास? सबसे पहले हम लोग शिक्षा पे काम करेंगे। यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स है उसका बहुत बुरा हाल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड है, जो बाबुला टैंक है और बहुत सारे ग्राउंड है, सीताराम गार्डन है, ये सब गार्डन को हम रिनोवेट करेंगे। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है खड्डे। जिस दिन हम चुनाव में आएंगे एक विजन लेके आएंगे, एक मैनिफेस्टो लेके आएंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे बहुत जरूरत है क्लस्टर प्रोजेक्ट की, उसके ऊपर हम काम करेंगे, खड्डे के ऊपर काम करेंगे और यहाँ पे ड्रग अवेयरनेस के लिए काम करेंगे। और बहुत सी ऐसी चीजें, हाउस गली है, गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। पिछले 15 साल से यहाँ पे एक कॉर्पोरेटर है जिन्होंने काम किया ही नहीं है बिल्कुल भी और लोग उनसे बहुत परेशान है। 7 साल से तो लोगों ने देखा नहीं उन्हें। तो इसलिए हम लोग यहाँ आएंगे, घर चुन के अगर हमें मौका देगी जनता 223 की तो हम बेहतरीन काम करेंगे और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करता हूँ मुंबई में सबसे अच्छा वार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। कशिश भाई, आप सबसे पहली बात तो आपको तो पार्टी लेवल में ही आपकी एक एनजीओ भी चलती है, तो एनजीओ के माध्यम से बीच में हाल ही में आपने कुछ कार्य किया था जिसकी वजह से जैसे बच्चों लोगों के लिए काफी कार्य किया था, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते? हम लोग उसके माध्यम से हर वीकली हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जैसे कि कुछ मुद्दे होते जो एनजीओ के नाम पे हमें करना रहते हैं, जैसे कि हमारे इस्लाम के ऊपर हो, चाहे वो गणपति के ऊपर हो या जिस भी चीज के लिए हो, युवा को मोटिवेट करना हमारा लक्ष्य है। और हम लोग युवाओं को कैसे मदद कर सकते हैं, किस तौर पे मदद कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं एनजीओ के माध्यम से। इससे पहले पर महाराष्ट्र में भी काफी बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, तो आप लोगों ने भी फंड भेजा था जी। तो ये पंजाब में जो आई उसके लिए आप लोगों ने उसकी हम लोग का डिस्कशन चालू हमारी टीम से। कैसा है कि पंजाब यहाँ से काफी दूर है, 26 घंटे का रास्ता, यहाँ से ट्रक लोड करके लेके जाने में और वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में हम लोग का भी प्लानिंग चल रही है कि पंजाब के शाही इमाम को हम लोग सारी चीजें जाके दे दें, वो अपने लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे और काफी लोग पंजाब की मदद कर रहे। राज सवाल हमने जो पहले किया था वो महाराष्ट्र के अंदर था, पास में था, माड़ के अंदर, रायगढ़ के अंदर बाढ़ आई थी तो हम लोग ने बहुत चीजें डिस्ट्रीब्यूट करी थी वहाँ पे। तो अगली बार उसमें तो आप नवाब मलिक के साथ में थे, उन्होंने आपका पूरी ट्रैक को पास किया था, हरी झंडी दिखाया था, तो अब की जो आप लीड भेजेंगे तो किसके थ्रू भेजेंगे? नहीं, ऐसा है कि नवाब भाई थे, बिल्कुल हमारे नेता थे वो और मुंबई के एक अच्छे नेता है। तो ये है कि चीटिंग से, हमारी चोरी कह लो आप, कि हमारा चुनाव छीनने के बाद और जो भी कार्य हुए हैं उसके बाद अब हम जितेंद्र रावत साहब के थ्रू गए। अभी आप कह रहे हैं कि बीएमसी में अलायंस हो या ना, हम पूरी तरह से तैयार, लेकिन इस बार का इलेक्शन थोड़ा अलग है क्योंकि इस वक्त एनसीपी में 2 अजीत पवार गुट, शरद पवार गुट। अब अजीत पवार साहब को लोग सेक्युलर कहते हैं लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो बीजेपी वाले हो गए। अब ये जो शरद पवार गुट है वो तो पूरा सेक्युलर है, तो आपको नहीं लगता इसका फर्क एनसीपी में पड़ेगा? और अभी शरद पवार साहब का एक बयान और अभी 2-3 दिन से दर्ज कर रहा है कि जो मोदी जी के एज वाले कानून को लेकर उन्होंने कह दिया, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी की तरफ हो, इस तरह की बात। उन्होंने कहा ना कि 78 साल की उम्र भी हो गई तो क्या 75 साल की, वो काम तो कर रहे हैं, इसको भी लेकर अभी थोड़ा उनको लोग कह रहे हैं कि सेक्युलर नहीं रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त एनडीए के अंदर अजीत दादा पवार है और इस सरकार में वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और सेकुलरिज्म का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलरिज्म पार्टी नहीं है, एक राइट विंग पार्टी है
और वो अपने मोटिव को लेके हमेशा चलती रही है, चाहे वो यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो। आरएसएस संगठन के द्वारा वो एक पार्टी चलाई जाती है, उसी के अंदर अजीत दादा रह के सरकार में शामिल होके ये नहीं कह सकते कि मैं सेक्युलर हूँ। आप सिर्फ इस्लाम के लिए बोलना, अगर आप सेक्युलर है तो इस महाराष्ट्र स्टेट के आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, बोलिए ना आप वो नाटे को, नीतीश राणे को, कि आप ये बयान बंद करें, आप मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के मारेंगे, ये कोई बयान है? तो ये सेक्युलरिज्म तब कहाँ चला जाता है अजीत दादा का। और रहा सवाल आपने 75 साल की बात करी, पवार साहब का स्टेटमेंट ऐसा नहीं था कि हम मोदी के साथ चले गए हैं, हम लोग बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट में हैं, हम उनके साथ, हम हमारी लड़ाई जारी रखें, कोर्ट में भी हमारी लड़ाई जारी है और जमीन पे ग्रास रूट के ऊपर भी हमारी लड़ाई चालू है। और 75 साल का स्टेटमेंट उन्होंने, मुझे लगता है जहां तक कि इसलिए दिया होगा क्योंकि वो खुद 78 और 79 साल के, और वो अभी तक रोडों पे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो उनमें जो ऊर्जा है, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि 75 साल के लिए वो काम कर रहे, तो क्या होगा। अच्छा, देश की सबसे बड़ी जो महानगर पालिका है बीएमसी मुंबई, इसका बजट आप जानते हैं कि 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ है, स्टेट के बजट से भी ज्यादा होता है इसका। उस पर भाजपा की नजर है। और यहाँ की जो लोकल पार्टीज है, एनसीपी, शिवसेना, फिर कांग्रेस, जो यहाँ की इलाकाई पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, अब उनको तो उन्होंने पूरी तरह से एकदम तोड़ दिया। तो उनका मकसद यही है कि वो किसी तरह से इस बीएमसी पे वो कब्जा कर ले मुंबई। उनका आपको लगता है कि ये जो सारे जो टुकड़े हो गए हैं, उसका असर आपको ये बीएमसी इलेक्शन में देखने को मिलेगा? बीजेपी बाजी मार तो क्या मैं कामयाब हो पाएगी? मैं आपको सीधा बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मुंबई के अंदर जीरो पब्लिक में मोटिव है और जीरो पब्लिक रिलेशन है। उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र के अंदर आज आप देखेंगे जोगेश्वरी गोरेगांव के अंदर कुछ सोसाइटीज है, यहाँ पे महाराष्ट्रन दूध वाला भी दूध देने नहीं आ सकता है। यहाँ पे महाराष्ट्रन मराठी होने की वजह से अखबार देने नहीं आ सकता। हाँ बिल्कुल, अरे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र में मराठी जो हमारे लोग हैं वो बिल्कुल सेक्युलरिज्म पे फॉलो करते हैं और सेक्युलर पार्टी से। तो मराठी और गुजराती की ये लड़ाई है मुंबई के अंदर। अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, जैसे उन्होंने कहा, अमित साटम का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया कि खान को मेयर बनाना है तो आप उसको महाविकास आघाड़ी, वैसी मैं आपको कहूंगा कि गुजराती को अगर मेयर बनाना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, नहीं तो आप महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाए। महाराष्ट्र में मराठी ही मेयर होना चाहिए, हमारा लक्ष्य है। नीतीश राणे की आप बात कर रहे थे, तो वो तो जगह जगह आप देख रहे हैं कि मराठियों में भी ये जहर अब फैल रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आते हैं नफरती लोग, और वो यहाँ के उत्तर भारतीयों का नाम भी खराब करते हैं, नफरत फैलाते हैं। देखिए, तो मुंबई में इसको कैसे रोकेंगे? मुंबई में सबसे पहले आप अगर काम करने आते, नौकरी करने आते, महाराष्ट्र में मराठी हमारी मदर टंग है, उसको आप लोग फॉलो करें। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मराठी बोले ही हम मारेंगे आपको, मराठी नहीं बोलते, मार के मराठी नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन वो लोग को कोशिश करना चाहिए। जैसे आज हम अहमदाबाद में रहते तो गुजराती की कोशिश करते, आज मुकेश अंबानी के लिए कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे के लड़के वहां पे स्टेज पे नाच रहे थे, तो उस चीज पे उन्हें मराठी आती है, मुकेश अंबानी को भी। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप गुजरात में रहते हैं, स्टेट में गुजराती बोली जाती है, तमिल में तमिल बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली है। अगर महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें गलत क्या है? और इस चीज पे आप कहोगे कि आप दाढ़ी वालों से पूछो, तो आप शायद भूल गए कि कोकन पट्टे जिस क्षेत्र से आप जीत के आते हैं नीतीश राणे, वो क्षेत्र के अंदर मुसलमान आप कोकणी है, तो वहां पे मदर टंग है उनकी मराठी। तो सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई में मुसलमानों को मराठी नहीं आती महाराष्ट्र में। किरीट सोमैया जी की तरफ से जगह जगह बहुल मुस्लिम इलाकों में लाउड स्पीकर उठाने को एक्टिविटी चल रही है। अगर वो डोंगरी में आते हैं, किसी मस्जिद पर लाउड स्पीकर उठाते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैंने आज नहीं, मैंने 2022 में भी ये कहा था कि राज ठाकरे जब हमारे साथ नहीं थे, या अभी भी ऑफिशियली नहीं है, वो उद्धव ठाकरे के अलायंस में नहीं थे, जब भी कहा था कि राज ठाकरे में अगर दम हो तो वो डोंगरी पे आके स्पीकर उतारे, उस पर हमें पुलिस ने बॉन्ड भी भरवाया था। वैसे मैं किरीट सोमैया से चैलेंज करता हूँ कि आप में दम हो तो आप डोंगरी और बिंडीवियर पे आके उतरवाइए, तो जो होगा लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी इस मुंबई पुलिस की है। कहीं कहीं देखने को मिला है, लाउड स्पीकर की बात आई है, तो कुछ ट्रस्टीज को फोर्सिबली पुलिस ने उतरवाया, जबकि उतारने का ऑर्डर कोई कोर्ट नहीं। गैर कानूनी है, जो तो कोर्ट का आदेश है वो एक 65-75 डेसिबल है और लाउड स्पीकर की परमिशन थी। मेरा ये कहना है मस्जिद के ट्रस्टियों से जिनके पास परमिशन नहीं थी उनका उतारा गया, और जिसके पास परमिशन है उनका तब भी उतारा जाए डेसिबल होने के बाद भी, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम बिल्कुल साथ देंगे उनका।
तो उसके लिए टीम वगैरह बना रहे हैं। बिल्कुल टीम की हमारी एनजीओ है ना, बनाते हैं चीजें। डोंगरी में हमारी ऑफिस है। आप कभी भी मेरा 9619827186 नंबर है, कोई भी उलमा महाराष्ट्र की कोई भी मस्जिद से फोन करें, हम जरूर आपके लिए आएंगे मुंबई और महाराष्ट्र के। काशी पे जो आज आपने प्रोटेस्ट किया, जो आप लोग के साथ में ज्वाइन थे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी नबी की शान जो है उसको बरकरार रखे। जैसे आप लोग शिक्षा ले रहे हैं वैसे नबी के बारे में जाने, अपने घरों में बच्चों को बताएं और उनको बताएं कि हमारे नबी क्या थे और क्या है, और बेशक कयामत तक वो रहेंगे। और उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना है। लेकिन इस देश का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट देता है। हम उस चीज को अप्लाई करें और इस चीज का इत्तेजाद करें हर जगह जगह।